हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बिहार के नंबर 1 बायोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है अभी हाल ही में जो ऑफलाइन में हम लोग 3-4 चैप्टर खत्म किए हैं, तो आज के क्लास में हम लोग छोटा सा टॉपिक है ब्लड है, उसका रैपिड रिवीजन करेंगे। ऑफलाइन में भी हम लोग जो पढ़े, सेल हो गया, आपका जेनेटिक्स हो गया, हेल्थ एंड एज वगैरह हो गया, तो ब्लड का हम लोग आज रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन मतलब इसमें हम कुछ करवाएंगे नहीं, नॉर्मली हम आपको वर्बली जो है इंटायर ब्लड आपको रिवाइज करवा देंगे। तो जैसे ब्लड, ब्लड के बारे में हम लोग क्या सब पढ़े कि ब्लड क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसी को बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन क्या बताए थे? प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमोपोएसिस। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। ब्लड का कलर क्या होता है? कलर ऑफ ब्लड रेड, पीएच 7.4। ब्लड वेट पूछा जाए तो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 इन फीमेल। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाई ब्लड इज कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड टिश्यू है कनेक्टिव लेकिन फॉल्स है, क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला कि सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं पाए जाते। सारे कनेक्टिव टिश्यू में सेल डिवीजन होता है लेकिन ब्लड में सेल डिवीजन का पावर नहीं। ये 2 रीजन की वजह से इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। फाइबर्स एब्सेंट एंड ब्लड सेल हैव नो पावर ऑफ सेल डिवीजन। नो पावर ऑफ सेल डिवीजन, ये 2 रीजन से ब्लड इज कॉल्ड द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। देख सकते हैं आप। अब कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे अगर हम बात करें, ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड का अगर हम बात करें तो 2 पार्ट का बना रहता है। ये 2 पार्ट का बना रहता है, लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट को बोलते हैं क्या? ब्लड कॉर्पसल्स। लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट को बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा का अमाउंट 55% होता है जबकि कॉर्पसल्स का अमाउंट कितना होता है? 45%। प्लाज्मा हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर जो है ये पेल येलो होता है। प्लाज्मा क्या है बाबू? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, जो तैर रहा है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। कह रहा प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है। एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है, पेल येलो होता है एक पिगमेंट के चलते। उस पिगमेंट का क्या नाम है? बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन में भी एक खास तरह का बिलीरुबिन है जिसको बोलते हैं कौन? यूरोबिलिनोजेन। प्लाज्मा का कलर कौन से पिगमेंट के चलते होता है? तो बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में भी आपका एक स्पेशल टाइप है जिसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजेन। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा हम लोग जानते हैं कि 90 to 92% आपका रहता है वाटर और 8 to 10% आपका क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा? 4 प्रोटीन का बना रहता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन,
प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। 4 प्रोटीन का बना है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा, एल्ब्यूमिन। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा, फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, बीसीओपी को मेंटेन कर रहा है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बाहर से पानी को खींच करके कैपिलरीज में लाता है, दैट इज कॉल्ड बीसीओपी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन का क्या काम है, ये मेनली डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ग्लोबुलिन 3 टाइप का, अल्फा, बीटा एंड गामा। मेन टाइप ऑफ ग्लोबुलिन जो होता है वो उसको बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन, इसी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। जो हमारा एंटीबॉडीज है, कोई पैथोजेंस आया तो एंटीबॉडीज बॉडी सीक्रेट करता है। हमारा एंटीबॉडीज कौन से प्रोटीन का बना, इम्यूनोग्लोबुलिन। आगे हम लोग हेल्थ एंड डिजीज वाले पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप का होता है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। ये सब क्या है, एंटीबॉडीज का टाइप्स। तो मेन टाइप ऑफ ग्लोबुलिन कौन सा है, गामा वाला। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ये दोनों आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है, पीएफ, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा के बाद हम लोग बात करते हैं आरबीसी का। तो आरबीसी में हम क्या सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में, ऑफलाइन क्लास। आरबीसी का अदर नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का अदर नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है। इनिशियली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। तो शेप है इसका बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। बाइकॉन्केव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। इनिशियली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी में, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। एक्सेप्शन आप इसका मान सकते हैं कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा में वहां पे क्या है, शेप उसका बाइकॉन्वेक्स हो जाता है। कह रहे आरबीसी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, शेप है इसका बाइकॉन्केव। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सारा ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, शेप बाइकॉन्केव है। तो बाइकॉन्केव शेप का इसको फायदा क्या मिला, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसमें हीमोग्लोबिन होगा, उतना ही ज्यादा ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो ये था इसका बाइकॉन्केव शेप का फायदा। अब यहाँ पे कुछ टर्म बोलते हैं कि आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं क्या, इरिथ्रोपोएसिस। जिस ऑर्गन में बनता है आरबीसी उसको बोलेंगे इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। जो हार्मोन आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है उस हार्मोन को बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। हार्मोन कहां बनेगा, किडनी में। अब कह रहा है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहां पे होता है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है, इसीलिए स्प्लीन को बोला गया क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक्सेस ब्लड कॉर्पसल्स को स्टोर भी करता है स्प्लीन, इसीलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, कौन, स्प्लीन। अब एक टर्म है आरबीसी काउंट। एक टर्म होता है आरबीसी काउंट। तो नंबर ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। मेल में कितना होता है, 5.5 मिलियन। फीमेल में कितना होता है, 4.5 मिलियन। न्यू बॉर्न बेबी में ज्यादा होगा, 6.8 मिलियन। यार आरबीसी काउंट का घट जाना एनीमिया बोलते हैं, आरबीसी काउंट का बढ़ जाना पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। तो एनीमिया आपका 3 तरह से होता है। अगर B12 के कमी के चलते हो रहा है, B12 के डेफिशिएंसी से हो रहा है, उसको बोलेंगे क्या, मेगोब्लास्ट, उसको बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर आयरन के कमी के चलते हो रहा है तो उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एक्सेस ब्लड लॉस के कमी के चलते हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। और हाई हिल्स वगैरह पे क्या होता है, एल्टीट्यूड पे आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, उसको उसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलीसिथेमिया। आरबीसी काउंट का बढ़ जाना, उसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलीसिथेमिया। कह रहा है कि आरबीसी का शेप साइज दोनों बदल सकता है। तो आरबीसी का अगर साइज में चेंज हो उसको बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस, एनआइसोसाइटोसिस। आरबीसी का अगर शेप में चेंज हो उसको बोलेंगे, टर्म यूज करते हैं पोकिलोसाइटोसिस।
तो साइट और सेज दोनों बदल सकता है अलग अलग सिचुएशन में। बहुत सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आरबीसी का शेप, जैसे इरेगुलर हो गया, एक बीमारी है यूरेमिया, या फिर एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो जाता है। तो साइज और शेप दोनों बदल सकता है। साइज में अगर चेंज हो रहा है तो बोलेंगे एनाइसोसाइटोसिस, शेप में अगर चेंज हो रहा है तो बोलेंगे पोकिलोसाइटोसिस। कह रहा है कि आरबीसी में सिंगल आरबीसी का कलर जो होगा, कलर ऑफ सिंगल आरबीसी क्या बताए थे, सिंगल आरबीसी का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो, पेल येलो। लेकिन आरबीसी जब ग्रुप में हो, आरबीसी जब ग्रुप में हो तब उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। आरबीसी के अंदर रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन ये आपका बना रहता है दो पार्ट का, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम आपका ये 5% रहेगा, ये आपका 95% रहता है। हीम वाला पार्ट जो है ये दो चीज का बना रहता है, एक है आयरन Fe+2 के फॉर्म में होगा, दूसरा एक साइक्लिक रिंग होता है जिसको बोलते हैं पोरफायरिन। ग्लोबिन ये क्या है, प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना रहता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना रहता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पे हीमोग्लोबिन का फर्दर 3 टाइप है, यानी कि HbA1, HbA1, HbA2 और HbF। पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पे हीमोग्लोबिन का 3 टाइप है, HbA1, HbA2 और HbF। कह रहा है कि 2 अल्फा और 2 बीटा होगा तो बोलेंगे HbA1, 2 अल्फा और 2 डेल्टा होगा बोलेंगे HbA2, 2 अल्फा और 2 गामा होगा बोलेंगे HbF। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, यहां से क्वेश्चन क्या रहता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कौन से हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा है, तो HbF का आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। HbA1, HbA2, HbF में कौन से हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, तो HbF का ज्यादा होता है। और अगर आरबीसी पे बात करें, देखिए बहुत कुछ है, नीट लेवल पे बात करें तो आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, अच्छा आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, यानी रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा, एनारोबिक होगा तो ग्लाइकोलाइसिस वाला एंजाइम होगा, क्रेब्स साइकिल वाला क्या होगा, एब्सेंट होगा। आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये पूछा हुआ सवाल, एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये एंजाइम क्या करेगा, वाटर का रिएक्शन करवाता है CO2 के साथ, ये एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, H2CO3, तो ये बनने का रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो मोर और लेस आरबीसी हमको लगता है हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। नीट लेवल पे आरबीसी काउंट हो गया आपका, आरबीसी फॉर्मेशन हो गया, शेप साइज में चेंज हो गया, आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप का फायदा हो गया, तो आपका आरबीसी इतना ही। अब यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम होता है क्या, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का अदर नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, बताए थे। कह रहा है डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कलरलेस होता है। डब्ल्यूबीसी में कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, इसीलिए इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। टर्म यूज करते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ये आपका 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। TLC कितना होता है, 6000 से 8000 पर क्यूबिक। 3 टर्म बताए थे, एक टर्म था आपका क्या, ल्यूकोसाइटोसिस, एक टर्म था ल्यूकोसाइटोपिनिया, और एक टर्म था ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी काउंट का बढ़ जाना, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह में बढ़ जाता है, तो टर्म यूज करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी काउंट का घट जाना, टर्म यूज करते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। एड्स वगैरह में जानते हैं, एड्स में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी घट जाता है। डब्ल्यूबीसी का एबनॉर्मली बढ़ जाना,
एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC, दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम है बच्चों ब्लड कैंसर। कैंसर हाल ही में पढ़ा है हेल्थ एंड डेज में, डिटेल उसका हेल्थ एंड डेज का भी वन शॉट लेके आएंगे, सारे का वन शॉट आएगा। अभी ये रैपिड रिवीजन चल रहा है, यानी एवरी टॉपिक विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो WBC का एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाना, उसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। अब कह रहा है कि WBC का टाइप, तो WBC आपका दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हो तो उसको बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट्स, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं हो तो बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स, मतलब नो ग्रैन्यूल्स। और जानिए, कहता है कि ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर 3 WBC आता है, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स। जबकि एक ग्रैनुलोसाइट्स में 2 WBC आता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो WBC दो टाइप का, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। कह रहा है अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होगा तो बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट्स, अगर नहीं होगा बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। कह रहा है कि ग्रैनुलोसाइट्स वाला जो WBC है इसका न्यूक्लियस लोब में डिवाइडेड हो जाता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ग्रैनुलोसाइट्स में, इसका न्यूक्लियस लोब में डिवाइडेड हो जाता है, यानी एक ही न्यूक्लियस है वो अलग अलग इस तरह से आपका लोब में डिवाइड हो जाता है, लोब में इस तरह से लोब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर जो WBC का न्यूक्लियस यानी ग्रैनुलोसाइट्स का न्यूक्लियस लोब में डिवाइडेड है तो ग्रैनुलोसाइट्स का ही दूसरा नाम होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस लोब में डिवाइडेड हो जाता है, इसीलिए ग्रैनुलोसाइट्स को ये बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC। ग्रैनुलोसाइट्स का ही दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC, क्योंकि इसका न्यूक्लियस लोब्ड में डिवाइडेड हो जाता है, जबकि ए ग्रैनुलोसाइट्स का न्यूक्लियस लोब में डिवाइडेड नहीं होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है मोनोन्यूक्लियर WBC, मोनोन्यूक्लियर WBC। यानी ओवरऑल WBC 5 टाइप का हो गया, ग्रैनुलोसाइट्स में 3, ए ग्रैनुलोसाइट्स में 2, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। बहुत अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ जी WBC में किसका अमाउंट ज्यादा है किसका अमाउंट कम है, तो आप एक ट्रिक याद करेंगे बच्चों, ट्रिक है आपका NLMEB, एक ट्रिक याद कर लेंगे आप, ट्रिक है आपका NLMEB, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एकदम बेकार। सबसे ज्यादा क्या हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, फिर हो गया लिम्फोसाइट्स, फिर हो गया मोनोसाइट्स, फिर हो गया इसोनोफिल्स और सबसे कम कौन हो गया, बेसोफिल्स। यानी न्यूट्रोफिल्स आपका टोटल TLC का 60 to 65% होता है, लिम्फोसाइट्स आपका 20 to 25% होता है, मोनोसाइट्स आपका 6 to 8% होता है, इसोनोफिल्स आपका ये 2 to 3% होता है, जबकि बेसोफिल्स आपका 0.5 to 1% होता है। यानी ट्रिक क्या है, NLMEB, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एकदम बेकार, यानी एकदम बिंदास भी बोल सकते हैं। ये ट्रिक से आप पता कर लेंगे कौन सा WBC ज्यादा है कौन सा कम है। देखिए PPT पे पढ़ाना बहुत आसान, आपको रियल पता किसी का टेस्ट तब चलेगा जब वो बिना PPT का पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए बिना PPT का, तब उसका किसी भी टीचर का औकात का पता चलता है। आपको पता है बिहार में बायोलॉजी नंबर 1 क्लास, कोई भी टॉपिक आप ले आइए, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, थ्रू आउट आपको इसी तरह से बिना PPT, ऑफलाइन वाले बच्चे जान रहे हैं। तो बायोलॉजी एकदम आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, आपका नया हर टॉपिक का लाएंगे, इसी तरह से हर तरह का वीडियो आएगा, वन शॉट आएगा, लॉन्ग फॉर्म में आएगा, सब आएगा, क्वेश्चन भी आएगा आपका, प्रत्येक डाला हुआ है कि 5000 MCQ, 5000 MCQ का प्रैक्टिस करवाया जाएगा नीट 2027 के बच्चे के लिए। नाम याद रखिए खाली, शुभम सर, नाम को खाली याद रखना है। एक एक करके हम लोग WBC का बात करते हैं, एक एक WBC का बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या होता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, सबसे आपसे बताया कि ग्रैनुलोसाइट्स का न्यूक्लियस लोब में डिवाइडेड,
तो सबसे ज्यादा लोब इसी में पाया जाता है। 3 से 5 लोब होता है इसके अंदर 3 से 5 लोब होता है, 3 to 5 लोब। ये बेसिकली न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, स्मॉल साइज है लेकिन फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक यानी माइक्रोब्स वगैरह को सीधे इनगल्फ कर जाता है, गिर जाता है। तो ये आपका फैगोसाइटिक नेचर का है। क्योंकि साइज इसका छोटा है इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड आपसे पूछा जाए कौन है तो आपका है न्यूट्रोफिल्स। 3 से 5 लोब न्यूक्लियस होता है इसमें। न्यूट्रोफिल्स है यानी न्यूट्रल डाइसेल्स को हम लोग स्टेन कर सकते हैं। दूसरा आपका बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स में आपका जिसका जो न्यूक्लियस है वो 2 से 3 लोब होता है, 2 से 3 लोब में डिवाइडेड होता है। बेसोफिल्स जो है वो आपका 3 केमिकल्स सिक्रीट करता है, 3 केमिकल्स। एक है आपका हिस्टामिन, एक है आपका हेपरिन और तीसरा है आपका सेरोटोनिन। तो ये बेसोफिल्स बेसिकली 3 केमिकल सिक्रीट करता है। हिस्टामिन ये वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है, वेसोडाइलेटर यानी ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये डायलेट कर देगा। सेरोटोनिन ये आपका वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर, सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर। एक कौन, हेपरिन ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है यानी ब्लड कोगुलेशन को रोक देता है, नहीं होने देता है। कौन, हेपरिन। तो ये तीनों केमिकल का सिक्रेशन कौन किया, बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स क्या करता है, ये आपका बेसिकली इसोनोफिल्स जो है ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शन पैरासिटिक इन्फेक्शन में आपका हेल्प करता है। तो ये 3 न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स। फिर आपका कौन, मोनोसाइट्स सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। ये आपका ब्लड स्कैवेंजर का काम करता है, ब्लड स्कैवेंजर यानी डेड ब्लड वगैरह, डेड ब्लड सेल्स वगैरह को इंगल्फ करने का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा। क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है और ये भी आपका फैगोसाइटिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। देखिए पूरे डब्ल्यूबीसी में 2 है जो फैगोसाइटिक नेचर का, एक है आपका न्यूट्रोफिल्स और दूसरा है आपका मोनोसाइट। नीट का पूछा हुआ सवाल है, विच ऑफ द डब्ल्यूबीसीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। तो एक है आपका न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है आपका मोनोसाइट। तो ये आपका न्यूट्रोफिल्स को बोल रहे थे माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, जबकि इसको बोलते हैं क्या, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। लास्ट में आता है आपका लिम्फोसाइट्स। तो आपका लिम्फोसाइट्स मेनली क्या करता है आपका, ये आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। लिम्फोसाइट्स ये बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल में और ये प्लाज्मा सेल आपका एंटीबॉडी बनाता है। लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन दोनों कहाँ हो, बोन मैरो में हो तो बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हो बोन मैरो में लेकिन अगर मैच्योरेशन कहाँ हो, थाइमस में हो तो उसको बोलेंगे क्या, टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स भी बच्चों 2 तरह का बताए थे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अगर इसका फॉर्मेशन, मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो में हो तो बी लिम्फोसाइट्स। अगर मैच्योरेशन थाइमस में हो जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसको बोलेंगे क्या, टी लिम्फोसाइट्स। अब कह रहा है कि ये टी लिम्फोसाइट्स फिर से डिफरेंशिएट हो जाता है 4 तरह के सेल में। टी लिम्फोसाइट्स भी 4 तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल। हेल्पर टी सेल्स का क्या काम है, ये बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगा। किलर टी सेल्स माइक्रोब्स को सीधे किल कर देता है, परफोरिन प्रोटीन सिक्रीट करता है जो पैथोजेंस के मेम्ब्रेन में पोर बनाएगा, पानी अंदर आएगा, ब्लास्ट, बूम। सप्रेसर टी सेल इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी को सप्रेस करने का काम करता है क्योंकि बहुत ज्यादा अगर एक्टिव हो जाए तो। मेमोरी टी सेल्स मतलब ये मेमोरी बनाने में हेल्प करता है। सेम पैथोजन के साथ अगर इनकाउंटर हो बाद में कई एक साल बाद भी तो आपको उसको मेमोरी उसका बना रहता है, किसके चलते, मेमोरी टी सेल। तो ये आपका था डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स भी हो गया। इसके बाद हम लोग बात किए थे क्या, प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में क्या जानेंगे, पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पसेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे छोटा कौन है, प्लेटलेट्स। सबसे बड़ा कौन है, डब्ल्यूबीसी के अंदर मोनोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में आप ये जानिए, पहला पॉइंट कि ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कॉर्पसल है, स्मॉलेस्ट कॉर्पसल्स, ठीक है। ये क्या चीज में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोन मैरो के एक लार्ज सेल में होता है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो के लार्ज सेल्स में होता है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते चलेंगे। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? तो 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का क्रिटिकल काउंट कितना होता है? क्या था कि प्लेटलेट्स का क्रिटिकल काउंट मतलब इससे कम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, वो होता है आपका 40,000। इससे कम अगर हो रहा है तो बॉडी में रैशेज वगैरह आने लगता है जिसको बोलते हैं परप्यूराट डिजीज, जिसको बोलते हैं परप्यूराट डिजीज। क्रिटिकल काउंट से अगर कम होगा तो रेड स्पॉट या रेड रैशेज बॉडी में आएगा जिसको बोलते हैं परप्यूराट डिजीज। प्लेटलेट्स का अगर फंक्शन के बारे में बात करें, प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का पहला फंक्शन क्या है? ये ब्लड वेसल्स का रिपेयर करवाता है। रिपेयर ब्लड वेसल्स, रिपेयर ब्लड वेसल्स कैसे? बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग। ये प्लेटलेट्स प्लग, मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में मान लीजिए क्या हो गया? इंजरी आ गया, मान लो यहाँ पे इंजरी आ गया तो यहाँ पे जाके प्लेटलेट्स ऐसे चिपक जाएगा, सब जगह से चिपक जाएगा, जैसे ही एक और भी बहुत सारा आ जाएगा, इस तरह से टेम्पोररी क्लॉट बना लेगा, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स प्लग। तो ये ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का काम करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग। दूसरा मेन फंक्शन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जिस प्रोटीन के बिना ब्लड क्लॉटिंग इम्पॉसिबल हो जाए वही प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करवाता है? यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? प्लेटलेट्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए। एक और फंक्शन है, ये सेरोटोनिन का भी फॉर्मेशन करवाता है, सेरोटोनिन का भी। तो 3 मेन फंक्शन आप याद रखेंगे नीट के लिए। रिपेयर ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तीसरा सेरोटोनिन का भी थोड़ा सा फॉर्मेशन ये करता है। अब कहते हैं कि हम लोग इसके बाद बात किए थे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बताए थे कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो अपने आप फ्लो होना रुक जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक थ्योरी के द्वारा दिया जाता है जिसको बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। और ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे मैकफार्लेन एंड कोवर्कर, गिवन बाय मैकफार्लेन एंड कोवर्कर। ये थ्योरी बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझाता है। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो 3 स्टेप में होता है। ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेप में होता है। ब्लड क्लॉटिंग occurs in 3 steps, occurs in 3 steps। पहला स्टेप में क्या होगा? रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो आपका इंजर्ड टिश्यू है और प्लेटलेट्स है दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेगा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जबकि प्लेटलेट्स रिलीज करेगा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में एक एंजाइम बना लेता है जिस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। सबसे पहले क्या हुआ? ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेप, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो टिश्यू में इंजरी हुआ था इंजर्ड टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन वाला, याद कीजिए कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो पीएफ, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके किसके प्रेजेंस में?
कौन सा मिनरल्स के बिना ब्लड क्लॉटिंग होना इम्पॉसिबल है? कैल्शियम आयन। एंजाइम बना लिया प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये एंजाइम का पहला फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का सबसे पहला फंक्शन ये होगा कि जो आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन था उसको इनएक्टिवेट कर देगा। अगर वो एक्टिवेट रहा तो ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, तो उसको इनएक्टिवेट करेगा सबसे पहला काम। तो ये एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज सबसे पहले इनएक्टिवेट करेगा किसको? इनएक्टिवेट करेगा किसको? हेपरिन को। इनएक्टिवेट कर दिया। अब ये एंजाइम क्या करेगा? सेकंड स्टेप में अब ये क्या करेगा? एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को बदल देगा थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है उसको बदल दिया थ्रोम्बिन में, उसको बदल दिया थ्रोम्बिन में। कौन? वही एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, ये एंजाइम बदल दिया। अब ये थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? तीसरा स्टेप, फिब्रिनोजेन को, जो कि सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजेन, उसको पॉलीमराइज करके फिब्रिन में बदल देगा जो कि आपका इनसॉल्युबल है। फिब्रिनोजेन को पॉलीमराइज करके फिब्रिन में बदल देगा। और अब ये फिब्रिन क्या करेगा? जो आपका जहां पे इंजरी था वहां पे एक नेटवर्क बना लेगा, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, और भी कॉर्पसस उसमें आके ट्रैप हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो तीन स्टेप, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन बाय द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और थर्ड, कन्वर्सन ऑफ फिब्रिनोजेन व्हिच इज अ इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन इनटू fibrin which forms networks around injury and formation of blood clot occurs। तीन स्टेप में याद रखेंगे। सबसे पहले आपका ये क्या किया? एंजाइम हेपरिन जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट था उसको इनएक्टिवेट कर दिया। ब्लड क्लॉटिंग का टोटल 13 फैक्टर्स पाया जाता है बच्चों, 13 फैक्टर्स। कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन के। विटामिन के। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर जा रहा है तो आप बताइए। अगर ब्लड में इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आ गया नीट लेवल पे, बीपीएससी लेवल पे, कोई भी जनरल एग्जाम पे, तो आप बता सकते हैं। ये रैपिड रिवीजन है। सोचिए रैपिड रिवीजन ऐसा है तो जो नेचुरल क्लास होता है, जो लाइव क्लास होता है, वो कैसा हो? तो आप एकदम आए ऑफलाइन क्लास, जिसको भी पढ़ना है बायोलॉजी आप आइए आराम से। पटना में 3-4 जगह सेंटर है हमारा, जिसको भी इंक्वायरी चाहिए आप ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 3-4 जगह हमारा ऑफलाइन सेंटर है पटना में। मीठापुर में हो गया, संपत चौक हो गया, बोरिंग रोड हो गया, आराम से आप आके ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। ये था आपका ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं क्या? ब्लड ग्रुप एबीओ टाइप और आरएस फैक्टर। कोई भी ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन होता है वो दो स्टैंडर्ड पे होता है, एक हो गया एबीओ टाइप, दूसरा आरएस फैक्टर। तो एबीओ टाइप के अंदर 4 ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए, बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पे पाया जाएगा? आरबीसी के सरफेस से। तो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीजन को ए ग्लूटिनोजेन। ए ग्लूटिनोजेन, एंटीजन को बोलेंगे ए ग्लूटिनोजेन। जो एंटीबॉडी पाया जाएगा प्लाज्मा में उसको बोलते हैं ए ग्लूटीन, ए ग्लूटिनिन। तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, ठीक है। अरे कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? एबी में। एबी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ में। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ निगेटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? तो ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ निगेटिव, सोचिए निगेटिव मतलब आरएच एंटीजन भी नहीं होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, किसी को भी दे सकता है। ए बी पॉजिटिव। एक स्टैंडर्ड एक टर्म होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का मतलब क्या हुआ? एक आरएच एंटीजन भी पाया जाता है ब्लड में। आरएच एंटीजन, आरएच का मतलब हो गया कि सबसे पहले रीसस मंकी में इसको देखा गया। तो आरएच एंटीजन अगर है तो बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बोलेंगे आरएच नेगेटिव। 80 to 90% पॉपुलेशन आपका आरएच पॉजिटिव है, आपका बहुत कम है जो आरएच नेगेटिव।
अब यहाँ पे देखिए RH इनकम्पैटिबिलिटी का 2 केस आता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी का 2 केस आता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर इसको RH मिसमैचिंग भी बोलते हैं। पहला केस में बताए थे कि अगर क्या हो जाए कि RH मदर जो है वो RH निगेटिव हो जाए और फादर जो है वो RH पॉजिटिव हो जाए तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। ऑफस्प्रिंग जो बच्चा बनेगा वो RH पॉजिटिव हो गया तो पहला डिलीवरी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन पहला डिलीवरी के दौरान मदर में क्या हो जाएगा, RH एंटीजन आ गया। अब उस RH एंटीजन के अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडी बन जाएगा और सेकेंड डिलीवरी में क्या होगा, दूसरा बार जो बच्चा होगा वो जब जाएगा तो वो जो एंटीबॉडी मदर में बना था वो उस बच्चे को मारने का काम करेगा। इसी केस को बोलते हैं बच्चों इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नीट का में अभी तक 5 से 6 बार आ चुका होगा, सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका होगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, फीटस का मर जाना कब, मदर RH नेगेटिव हो फादर RH पॉजिटिव हो। पहला प्रेगनेंसी सक्सेसफुल, बच्चा RH पॉजिटिव, पहला के दौरान ही जो कि ब्लड का ट्रांसफर होता है तो उसके दौरान मदर में RH एंटीजन आया, अब उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया, दूसरा बार जो बच्चा आएगा वो एंटीबॉडी उसको मारने का काम करेगा। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी का 2 केस, पहला केस ये था। दूसरा केस में हम मानते हैं कि मान लीजिए अगर RH पॉजिटिव ब्लड है उसका ट्रांसफ्यूजन RH नेगेटिव से करवा दिया जाए तो पहला ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, पहला सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा कि जो RH नेगेटिव पॉजिटिव आ गया था उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुका होगा, फिर से कोई ब्लड आया तो उस ब्लड का क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, यानी ब्लड का क्लम्पिंग हो जाएगा। तो 2 केस आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी या RH मिसमैचिंग का। तो ये ब्लड का सिंपली एक रैपिड रिवीजन है। ये क्लास उस बच्चे के लिए था जो मेरा लाइव क्लास किए है। ब्लड हम 2 से 3 दिन में जिसको डिटेल में पढ़ाए हैं उस बच्चे के लिए ये आपका क्लास क्या होगा, आपका बेनिफिशियल होगा। बाकी रैपिड रिवीजन है, आपको अच्छा लगेगा। प्रत्येक चैप्टर से हम लोग लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, रैपिड रिवीजन 3 तरह का क्लास हम करवाने का आपको काम करेंगे। प्लस क्वेश्चन आपको बोला है प्रत्येक चैप्टर से 100 से 200 क्वेश्चन आपका। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह सब करते जाइए। थैंक यू।